बात करें तो जितने भी तमाम क्वेश्चन हम लोगों को पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को यहां से पढ़ने वाले हैं अपन। उनको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। तब तक जब तक मैं पूरे क्वेश्चन नहीं दिखा दूं तब तक आपको थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा और उससे रिलेवेंट चीजें सारी जानेंगी। ये आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे, यदि अंतिम दिनों में यदि हमें कोई चीज पढ़नी होती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना पड़ता है। कई बार हम लोग पढ़ जाते हैं कौन से टॉपिक को और परीक्षा में आ जाता है कोई दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें ये मालूम हो पाता है कि हमें परीक्षा में पढ़ के कौन से टॉपिक्स जाने हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल किए जाते हैं, कौन से कम किए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में हम ज्यादा समय दें। तो इस प्रकार की बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ रिलेवेंट चीजें हैं, जैसे मान लो कोई विटामिन का सवाल आ गया तो विटामिन से रिलेटिव हम सारी बातें बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास मिल ही रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। आपको लिप्स बंद करके क्वेश्चन को एक तो पढ़ना है और उसमें रिलेवेंट बातें जो है ना उसको दिमाग में घुमाना, यार कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, कितने होते हैं, कहां काम में आती है और इसको क्या कहते हैं। इस प्रकार की रिलेवेंट बातों को घुमाइएगा आप माइंड में। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो सीओ को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। बस सवाल में हमें यूं पूछा कि ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन का कितना है, एक, कार्बन का भी कितना है, एक। यदि हम लोगों से टोटल यहां से करता कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हैं टोटल, तो हम लोग बता सकते थे कि सर यहां से 2 हैं। इसके सिवाय कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसको दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ हमारी आरबीसी में एक संपूर्ण रूप से भरा हुआ जो प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सबसे ज्यादा अच्छी बंधुता होती है किसके साथ, कार्बन मोनो। कैसे कि जैसे मान लो इधर तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड रख दूं और इधर अलग अलग प्रकार की चीजें रख दूं, हमारी बॉडी में काम में आने वाली जो चीजें ब्लड से रिलेटिव होती हैं उनको रख दूं, तो ये सीओ सबसे पहले जुड़ने का प्रयास करेगा किससे, हीमोग्लोबिन से। और बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन से बंधुता करती है। जानी तो चाहिए थी ऑक्सीजन और वहां पहुंचती है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कारण श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे धीरे धीरे दम घुटता है। इस कारण इसको दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की कोई रिलेवेंट चीज पूछे तो आप लोग बता सकते हैं वहां से। अभी फिलहाल में थोड़े दिनों पहले ड्राइवर के पेपर लगे थे, वहां से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा अगला सवाल यहां से था, क्वेश्चन को आप पढ़ ले, पहले तो खुद से पढ़ें आप कि क्वेश्चन कहना क्या है और क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ना भी आपके पास एक प्रकार की एबिलिटी है। कई बार आपको क्वेश्चन सही होता है उसको सही नहीं पढ़ पाते हो आप लोग, नहीं की जगह है बता के आ जाते हो, है की जगह नहीं बता के आ जाते हो। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें यह पूछी गई है कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिस अवस्था में आयनित गैस से बनी होती है और जिसमें इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है। पदार्थों की जो आपके पास चौथे नंबर की जो अवस्था होती है जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं, ये पदार्थों की आयनीकृत गैस के रूप में पदार्थों की अवस्था जानी जाती है। आगे से ध्यान में रखना। बाकी चलो मान लो कुछ भी चीजों को पकड़ नहीं पा रहे थे ना, तो डायरेक्ट इस चीज को सीखना कि ये पदार्थों की ये जो अवस्था होती है वो आयनीकृत गैस के रूप में जानी जाती है। और पदार्थों की टोटल अवस्थाएं होती है कितनी, 5। ये कभी भी 3 वाला जवाब तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। और इन 5 में भी ठोस, द्रव और गैस, इसका तो कभी भी तुम लोगों से क्रम पूछेगा नहीं। यदि पिछले पेपर्स की यदि हम लोग बात करें ना, तो 2 सवाल आप लोगों को डायरेक्ट किए गए हैं। एक तो कई बार आप लोगों से ऐसे कहता है कि पदार्थों की चौथे नंबर की अवस्था बता, डायरेक्ट पूछता है प्लाज्मा। और पदार्थों की 5वें नंबर की अवस्था के बाद में बात करें ना, बी, ई और सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थों की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसका नाम 2 वैज्ञानिकों के आधार पर पड़ा, जिसका एक तो सत्येंद्र नाथ बोस और एक आइंस्टीन। तो आप लोग बता सकते हैं कि सर वो कौन सी अवस्था होती है, 5वें। और यदि किसी भी आपके पास गैस से रिलेटिव कोई मसला हो, यदि उसको परम शून्य ताप पर यदि ठंडा किया जाए तो अणुओं की, सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसी को कहते हैं पदार्थों की 5वीं अवस्था के नाम से जानते हैं। समझ पाए होंगे आप। अगला सवाल, क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ें आप लोग।
और क्वेश्चन बड़ा है तो आप घबराएं नहीं, इसमें बस आपको छोटी सी चीज पूछना चाहता है। ये बाकी चीजें देखो फालतू की चीजें हैं, सिर्फ आपको यहां से देखना था भूरा कोयला, बस केवल इतना सा पढ़ना था। और परीक्षा में जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, वो आपको भ्रमित ज्यादा करना चाहता है और वो उतना ही आसान होता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? नहीं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं। मैं तो देखो इसको क्लासों में क्रम से बताता हूं इनको, यदि आप लोग क्रम से याद रखते हैं ना तो इनकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा याद नहीं रखनी पड़ती है। फिर एक तो होता है पीट, और एक होता है कौन सा? लिग्नाइट, और एक होता है बिटुमिन्स, और एक होता है हमारे पास एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। अब देखो यदि आप लोगों ने इनको क्रम से याद रख रखा है ना, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के 2 सवाल रटने नहीं पड़ेंगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है पीट में, और सबसे ज्यादा होती है किसमें? एंथ्रेसाइट में। और इस एंथ्रेसाइट से ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा मिलती है सबसे ज्यादा, और पीट से मिलती है ऊष्मा क्या? सबसे कम। और इसके अलावा एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ना, इस कोयले को हम लोग पत्थर के कोयले के नाम से भी जानते हैं। और जबकि लिग्नाइट की बात करें ना, तो लिग्नाइट को हम लोग कहते हैं क्या? भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। आगे से याद रखना, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला और एंथ्रेसाइट को कहते हैं पत्थर का कोयला। ऊष्मा की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले का सबसे उचित प्रकार का कोयला होता है कौन सा? और सबसे खत्म प्रकार की क्वालिटी का होता है कौन? यदि आप उनको वैसे जचा रखे हो ना क्रम से, तो ये सवाल रटने नहीं पड़ेंगे, तो इनको क्रम से सीखना। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट होता है। बता ही सकते थे आप लोग लिग्नाइट। बाकी कोयले के चारों प्रकार हैं। आप अगला सवाल, अम्लीय वर्षा खालिस्तान पीएच वाले अवक्षेपण को संदर्भित करता है। कहने का मतलब जो अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? एक तो अपन जब छोटी क्लासों में थे ना, स्कूल लाइफ में थे, तब हम लोगों ने टीचर ने हम लोगों को परिभाषा ऐसे सिखाई थी कि वह वर्षा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे कहते हैं अम्लीय। लेकिन अब थोड़ी आपको डिफरेंट परिभाषा आनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 या इससे कम होता है, या तो 5.5 दिया गया होगा कहीं विकल्प में, या आपको इससे 5.5 से कम दिया गया होगा कहीं से। 5.5 से कम का मतलब है 5.4, 5.3, 5.2 ऐसे करके मिलता है। और दोस्तों यहां से देखो विकल्प खुद ही बयां कर दिया, नहीं 7 से कम, और एक वो आपके पास विकल्प था 5 या 5. बिल्कुल ये था थोड़ा सही विकल्प, बी विकल्प। समझ गए होंगे। इसके अलावा अम्ल वर्षा की बात करें ना, तो अम्ल वर्षा 2 प्रकार के प्रदूषकों की वजह से होती है, और वो 2 प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? एक होता है SO2 और एक होता है नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं 3 ऑक्साइड भी वो ये हैं। एक होता है N2O, एक होता है NO और एक होता है NO2। इसको तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इससे तो आपकी दोस्ती कहीं ना कहीं से हो ही गई होगी। नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस, समझ गए? तो इन तीनों ऑक्साइडों में कोई सा भी ऑक्साइड चलेगा। और ये जब SO2 जो होती है ये वर्षा के जल के साथ मिलती है ना, तो एक अम्ल बनता है जिसको कहते हैं H2SO4। H2SO4 फला काम करता है, ढिका काम करता है, छाले काम करता है, ये आप खुद सोचें। अब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। H2SO4 कहां काम करता है, अम्लीय का मान कितना होता है, इसको हम लोग राजा कहते हैं, फलाना ढिकाना, वो समझ लें आप। फिर इधर की बात करें, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड यदि वो जल से क्रिया करता है तो एक अम्ल बनाता है जिसको कहते हैं HNO3 अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं? और इस अम्ल को नाम जानते हैं किस नाम से? नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो अम्ल वर्षा में 2 प्रदूषकों का नाम बता, SO2 और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं, उन तीनों में से किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है। N2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। सॉरी, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कहते हैं। इसको नाइट्रिक के नाम से भी कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, तो समझ जाओगे इनमें से कोई सा भी हो। और ऐसे पूछे कि अम्ल वर्षा में कौन से 2 अम्ल पाए जाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगला सवाल,
आपको ऐसे पूछ ले कि अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अम्ल बता, H2SO4। और इसी H2SO4 अम्ल के कारण ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि कल कारखाने जो होते हैं, उन कल कारखानों की धुएं में जो गैस होती है ना, वो कौन सी होती है? SO2। और वहां आसपास तेल के शोधन की फैक्ट्रियां थी, उसके कल कारखानों के धुएं से सबसे ज्यादा मात्रा में निकल रही थी कौन? SO2। मैं बाप से सवाल करूं कि वो ऑक्साइड किधर से निकलते हैं, इसका तो मैंने बता दिया, कल कारखानों के धुएं से निकलता है। इस इन तीनों ऑक्साइडों का उत्पादन कहां से होता है? वाहनों के धुएं से। वाहनों के धुएं से। वाहनों के, ठीक, मिल गया होगा जवाब इसका। 5 या 5.5 के मध्य हो उसका अपन किस नाम से जानते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में कौन से प्रदूषक फलाना और दिखाना, कौन से अम्ल फलाना और दिखाना, ये समझ लें आप, इधर दिखने चाहिए, दिख जाएंगे। अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं सारी चीजों को एक एक के दिखाऊं। हाँ ले दो, अगला ले। उत्तल लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है लेंस यूं और एक होता है इस प्रकार का। और देखो ये खुद ब खुद ही इसके आंसर बताना चाहते हैं कि इस पर गिरने वाला प्रकाश होता है वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, इस पर जाने वाला प्रकाश फैलेगा बाहर की तरफ। पर्सन पूछना चाहता है गिरने वाले प्रकाश को अंदर की तरफ, इतने तो आप समझते हैं अंदर की तरफ कौन सा मोड़ रहा है। लेकिन ये उत्तल विकल्प में नहीं आए जमाने के रहते हुए, इसमें अभिसारी और अपसारी विकल्प है, तो आप क्या कॉल करोगे? अभिसारी। जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है उस लेंस या उस दर्पण को कहते हैं क्या? अभिसारी। चाहे से वो दर्पण हो और चाहे से वो लेंस हो, लेकिन वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना चाहिए। वह लेंस या वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? अपसारी। अब इनमें जानते होंगे अवतल तो क्या है? अपसारी। उत्तल क्या है? लेकिन इसके ठीक विपरीत काम करते हैं दर्पण। दर्पण इनके विपरीत काम करते हैं। जैसा काम उत्तल दर्पण का उत्तल लेंस कर रहा है ना, वैसा काम करता है अवतल दर्पण। क्या करता है? तो इस कारण उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। तुम्हारा भी खोपड़ा खराब हो जाएगा। ये होता है, ये एक ये है। आओ इधर। दर्पण होते हैं दो, एक दर्पण होता है ये वाला और एक दर्पण होता है ये वाला। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित, ये कैसा है? उत्तल। कैसा है? और प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करेगा कौन सा? इसमें ये वाला करता है, इसको कहते हैं क्या? अवतल दर्पण। और इसको कहते हैं ये फैलाएगा, इसको कहते हैं हम क्या? उत्तल दर्पण। अब दोनों में दिख गया होगा आपको, दोनों में देखिएगा आंखें फाड़ फाड़ के। इसका जो काम है वो तो काम कर रहा है ये, और इसका जो काम है वो कर रहा है अवतल। इसको हम लोग किस नाम से कह रहे थे? अभिसारी लेंस। और इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, और इसको कहते हैं अपसारी लेंस। समझ गए होंगे, दोनों उल्टे काम करते हैं। इधर उत्तल तो इधर अवतल, और इधर अवतल तो इधर उत्तल। चल मैं एक सवाल करता हूं तुम्हारे से, लेंसों में कितने पृष्ठ काम करते हैं? हाँ, ऐसे संगत का असर पड़ना चाहिए। अरे इसको संगत का तू भी दे रहे इसको। लेंस में कितने पृष्ठ काम करते हैं? लेंस में पृष्ठ काम करते हैं दो पृष्ठ पन्ने। एक सतह से जाएगी दूसरी से निकलेगी। और दर्पण में काम करता है कि पृष्ठ इधर से टकरा के इधर ही रह जाएगी, उधर नहीं जा पाएगी। और लेंस काम करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, और दर्पण काम करते हैं लेंस के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। ये तो काम करते हैं अपवर्तन, प्रकाश किरण जाती है दूसरे पृष्ठ में जाती है, मुड़ती है, ऐसा आप पढ़ते हो पहले, और इधर से टकरा कर उसमें ही रहना, परावर्तन। ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं और वो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। उत्तर मिल ही गया होगा। अगले को देख। हर साल कहीं ना कहीं पेपर में छपता है, हर साल कहीं ना कहीं पेपर में छपता है। एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। और इस हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में होता है जो वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल,
इस वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है, लेकिन घी में बदलने के लिए एक तो उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं निकिल, और गैस काम में लेते हैं कौन सी, हाइड्रोजन। जैसा सवाल पूछे वैसा बता सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, उत्प्रेरक मीन्स क्रियाओं को फास्ट करना। अभी इधर ही एक सवाल आएगा आगे कि मानव शरीर में से कौन सी चीज होती है जो उत्प्रेरक की तरह काम करती है, एंजाइम। कौन होता है, ठीक है बात। तो उत्प्रेरक पूछे तो निकिल और गैस पूछे तो, यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कहीं ना कहीं पेपर में छपता है। अभी एमटीएस के पेपर में जो मई के महीने में लगा था उधर भी डिक्टो छपा पड़ा है क्वेश्चन। गैस पूछे तो गैस, उत्प्रेरक पूछे तो उत्प्रेरक, और क्रिया पूछे तो क्रिया। ये तीन ही सवाल है इसमें, समझ गए होंगे इधर से। चलो ठीक। ढंग का है पर्सन। आप परीक्षा में भी बैठे थे ना, और यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिल गया तो आप तुक्का सोचते हैं कई बार। मान लो मेरे को नहीं पता, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं इसकी रिलेवेंट बातों को जानता हूं कि यार मोर पक्षी है, पक्षियों में हृदय की संख्या 1 और चैम्बर कितने, 4, चैम्बर कोष्ठक 4। चल सर तू तो चल बाहर यहां से, तेरा तो कोई काम नहीं है। और चल वेल स्तनधारी, वही काम है, एक हृदय वाला ही, लेकिन 2 बच गए। एक तो है कोआ, ये आज तक मेरे को भी नहीं पता चला ये कोआला क्या है, लेकिन इसको जानने लग गया। स्क्विड, स्क्विड में हृदय की संख्या होती है 3। कितनी होती है, और एक जलीय प्राणी होता है, जलीय जीव होता है एक। और जिस भी जीव के शरीर में एक से ज्यादा हृदय होते हैं उनमें चैम्बर का सिस्टम नहीं होता है, उसमें एक जो होता है वो बड़ा हृदय होता है और 2 होते हैं छोटे हृदय। जैसे हमारे घर होता है, घर पे लगी रहती है मोटर, एक मोटर ऐसी होती है जो पानी पहुंचा नहीं पाती है अपने जहां ले जाना है वहां, लेकिन फिर अपन एक दूसरी मोटर और बीच में लगाते हैं जो पानी को खींचती है। अरे अपने ये वाटर बक्स के नल आते हैं तो वाटर बक्स की मोटर चलती है, वो तो पहुंचा देती है आप तक, लेकिन कई बार आप सूखे आती रह जाते हैं, आप लगाते हो फिर मोटर अपनी वाली, वो खींचती है उसको, फिर वो पहुंचाती है आप तक पानी। ये बड़ा हृदय होता है, 2 होते हैं छोटे हृदय। ये दो छोटे जो हृदय होते हैं जो इस बड़े हृदय की सहायता करते हैं कि यार सप्लाई में थोड़ा सा जोर में भी लगा दिया, समझ गया, वो है इसमें सिस्टम। तो स्क्विड ध्यान रखना आप लोग, क्या स्क्विड, उसमें हृदय की संख्या, और एक थोड़ा सा आगे इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ही हो रहा है, वो एक और आएगा। जलीय, अपने तो नजर सांपरा में तो आएगा नहीं भाई, तू सांपरा के जलीय स्रोतों में देखने लग जाए, नहीं मिलेगा। महाखत्म प्रश्न, बस पढ़ने का ही प्रश्न था। मानव शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से होकर गुजरता है जिसको आरनाल कहते हैं। उसको पूछा कि शुरू होती है कहां से, शुरू होती है, अरे मुन्ना कहां से होती है, तो इस बड़ो खत्म प्रश्न और कहीं मिला लो परीक्षा में, मुगुआ बता दोगे। चलो ठीक। सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत, और पाचन होता ही नहीं है, ग्रास नली में भी नहीं होता है, छोटो सॉरी बड़ी आंत में भी नहीं होता है, दोनों। हाँ वो पाचन अवशोषण तो कर रही है लेकिन पाचन नहीं करती है। और चल इधर, वाष्पोत्सर्जन का मतलब यह होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। जब ऊपर वाली पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों में पानी की मात्रा में कमी हो जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये जाइलम उस तक वापस पानी पहुंचाता है कि भाई साहब तेरी फैक्ट्री में प्रोडक्ट हो वो कम नीचा सुले चा लड़े, फिर खाली हो जाए। यदि खाली नहीं हो रहा है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बहुत कम करेगा पौधा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। और जल का परिवहन करता है कौन, जाइलम। और पचे हुए जो बनाया गया जो भोजन होता है उस भोजन को सर्कुलेट करने का काम करता है कौन, फ्लोएम करता है। कौन करता है। और जाइलम और फ्लोएम पादप उत्तकों में किस प्रकार का उत्तक होता है, संवहनी उत्तक। संवहनी से भी पहले बताओ आप मेरे को,
समझ नहीं, से स्थायी उत्तक ऐसे नहीं पढ़ा आपने? विभेद्योतक, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक तीन प्रकार का, स्थायी उत्तक तीन प्रकार के नहीं पढ़ा ऐसे? पेरेंट का ऐसे और नहीं पढ़े कि श्रावी उत्तक है, संवहन उत्तक है, पढ़े कहीं? चलो ठीक, ये संवहनी उत्तक के प्रकार होते हैं पेड़ पौधों में पाए। संवहन का मतलब होता है परिवहन करना। पर्सन को पढ़े आप। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नलिका के संजाल को क्या कहते हैं? छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं, उन छोटे मोटे कीट पतंगों में आप लोग फेफड़े की उम्मीद तो दर्शा नहीं सकते। और अलग अलग जीवों में श्वसन का काम अलग अलग चीजें करती हैं। जैसे मेंढक की बात करूं तो मेंढक दोनों चीजों से करता है, फेफड़े से भी करता है और त्वचा से भी करता है। मछली की बात करें, मछली क्लोम से करती है। मनुष्य की बात करें, फेफड़े से करता है। वैसे कीट पतंगों में जो मुख्य श्वसन का जो अंग होता है वो होता है क्या? ट्रेकिया। हमारे शरीर में भी ट्रेकिया होता है, जिसकी आकृति उल्टे वृक्ष के समान होती है। यहां से एक नली जा रही है, दोनों फेफड़ों में विभाजित हो रही है, उस नली को कहते हैं अपन ट्रेकिया। यह महानुभाव कहां से आ रहे हैं? ऐसे मान लेना, जिस आदमी के भंडारा विकल्प आ रहा है ना, तो अगली दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए वेट करे। इसमें तो उसका जुगाड़, इसमें नाका नहीं लगेगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि परीक्षा के टाइम में तुम्हारे यदि भंडारा विकल्प आ रहा है ना, समझ लेना कहीं ना कहीं तुम्हारी नाव में कोई ना कोई बारीक छिद्र है और वो डुबाएगा। जी का भाई साहब, दिल्ली पुलिस वाले परीक्षा को भंडार हो रहे ना कैलसू बीके मोटर धड़ाधड़ काम करी, ना रात में शोभा दे रही ना दिन में शोभा दे रही। और थाने भंडार याद आ रहे परीक्षा चाहे 10 दिन बाद में, 10 दिन भी कौन बचा। और ये गारंटी है, लिख ले तू कागज पे कि जिसके भंडार आ रहा है से विकल्प आ रहा है ना परीक्षा के टाइम में, समझ रहे ना, अगली दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए वेट ही करना पड़ेगा तेरे को। इन 10-15 दिनों में बहुत सारी चीजों को तुम्हें बचाव करना पड़ता है। किसी से लड़ना नहीं पड़ता है, ना फालतू शरीर की एनर्जी नहीं खर्च करें आप। ये लास्ट वाला महीना होता है ना परीक्षा का, ये आदमी की सफलता को डिसाइड करता है। इतने दिनों में तो बहुत सारी जनता पढ़ चुकी, लेकिन लास्ट वाले महीने में कौन संयम बनाया हुआ है? कहीं लटपटंगा होगा, कहीं अगर रिश्तेदारा को ब्याह निकले वो बड़े साथ रहे, दिल्ली पुलिस की परीक्षा बड़े दे रहे छी, कहीं और खड़े, हाँ कहीं चूना छाप जो हमारा थड़े हमारा हर ने बढ़ा दिया, कोई कुंड जिता दियो। दिल्ली पुलिस में ठुल्ले बनू चाहे तो कौन बनाए हुआ है? एक नहीं। और जिनने बनू चाहे जो थड़े हमारे खूब सुबह शाम बना रहे, कोई कुंड है कोई कुंड है, खालिस्तान अब रिकॉर्डिंग हो नाम तो बोल कौन सकूं। हाँ कई टिकट दुआ दिया कयान अड़ी ना होते भाई साहब। 25 साल तक सेटल भी खड़े जिंदगी में, तो फिर टिकट ना फल खड़े ना खड़े, समझ रहे हो? इन आगे वाली जनरेशन के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे इतना भयंकर घंटगला हुआ है भाई साहब कि जानता है तुम्हारा जीवी। और कोचिंग में तुम प्रेशर से आ रहे हो, तुम ऐसे प्यार से ऐसे खुद से मन से नहीं आ रहे, तुम्हारे कोई ना कोई घंटगला हुआ है तब आ रहे हो आप। हाँ वो देखो, आदमी की कैटेगरी के अनुसार अलग अलग घंट हो सकता है, किसी के वक्त दिया किसी ने, किसी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सिस्मोग्राफ एक होता है, सिस्मोलॉजी, और एक होता है रिएक्टर स्केल। ये तीनों चीजें आप लोगों को साथ में समझनी होती हैं। लॉजी शब्द आ गया मतलब भूकंप का तू चलिया से बाहर। ग्राफ का मतलब जिंदगी में ग्राफ सब चित्र से रिलेटिव देखते हैं आप, चित्र वित्र बनाते हो कहीं, जैसे कि आप लोगों ने ऐसे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ आ रहा है इधर वर्ड, तो अपन जब ईसीजी करा के आते हैं तो इतना बड़ा पन्ना सा देता है वो जांच वाला, और उसमें से लाइनें लगी रहती हैं ऐसे। कभी रिश्तेदार के ब्याह फटाई ज्यादा हो गई, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे आ गई, हो गया और सीधी हो गई, तो फिर परीक्षा से कह देती है कि आई एम सॉरी मैं तेरे को नहीं बता सकती, अब अगली साल या।
तो एक ग्राफ वर्ड आता है चित्र से रिलेटिव, यहां करते हैं भूकंप से रिलेटिव। चित्र की जो गणनाएं होती हैं भूकंपीय तरंगों का महसूस करते हैं, वो काम किया जाता है इसमें। और रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और स्टेनो के पेपर में एक बार ऐसे पूछा कि रिएक्टर स्केल का परास कितना होता है, 1 से 12 होता है। जान चुके होंगे आपने। ठीक, आगे चलो। निःश्वासन ले लिए श्वास। तो श्वास श्वसन की जो क्रिया होती है ना, उस श्वसन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। एक तो अपन अंदर लेते हैं, अंदर लेना, और एक होता है बाहर निकालना। इसको कहते हैं अपन एक श्वसन। एक बार ले लिया और एक बार छोड़ दिया, उसको कहते हैं एक श्वसन। सामान्यतः मनुष्य कितनी बार श्वसन की क्रिया करता है? लगभग 14 से 16 बार 1 मिनट में करता है, लगभग 14 से। लेकिन पिछले दिल्ली पुलिस के पेपर में ऐसे प्रश्न आ गए, व्यायाम की स्थिति में श्वसन दर कितनी हो जाती है? ये तो पक्का पता चल गया, बढ़ जाती है सर। अरे व्यायाम करते हो तभी मोटर ज्यादा, जिस भी कंडीशन में मोटर ज्यादा काम कर गई, मोटर कार श्वसन का कनेक्शन एक दूसरे के लिए है, एक का तार दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप श्वसन तेज कर रहे हो तो मोटर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और मोटर ज्यादा काम कर रही है तो श्वसन ज्यादा तेज करना पड़ेगा। नहीं करे तो मर गए। नहीं समझे? अंदर लेना, अंदर लेने को कहते हैं परश्वसन। क्या कहते हैं? परश्वसन। नहीं चाहे कुन चाहे बारन का डोला, निःश्वसन, उसको क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया कहलाती है परश्वसन। बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। जान गए उत्तर? परश्वसन। तीसरा ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया कहलाती है। लेने की प्रक्रिया को कहते हैं परश्वसन, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं बाहर निकालना, निःश्वसन कहलाता है। ये निःश्वसन, बाहर निकालना निःश्वसन, लेना अंतःश्वसन या परश्वसन कहलाता है। उच्छ्वसन इसी को कहते हैं। इधर आओ देखें। एक्वारेजिया के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? हां, फडेसरी आदमी होता है वो तो तुरंत पहचान लेता है, विकल्प को धड़ाधड़ पढ़ा। एक्वारेजिया नाइट्रो, ये समझ में नहीं है, फलाना पता नहीं क्या है। एक्वारेजिया नहीं पता, फलाना डिगाना, ये इधर पक्का ही पता चल गया। बाकी विकल्प परीक्षा में आपको इसी प्रकार से देखने होते हैं बड़े क्वेश्चन, कि उसमें कोई छोटी ना कोई छोटी चीज दे रखी होती है उत्तर बताने के लिए। इसमें एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें एक होता है HCl और एक होता है HNO3। और ये एक ऐसा विलयन होता है जिसमें सोना व सोने जैसी धातुओं को घोलने के लिए काम में लेते हैं अपन, और जिनका अनुपात होता है 3:1 होता है। यहां दे रखा था 3:2, गलत बात है, गलत ही पूछा था ऊपर। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त होता है, ऊर्जा युक्त होता है तभी तो धातुओं के अन्य जो चीजें होती हैं उनको घोलने के लिए काम में लिया जाता है। और एक्वारेजिया नाइट्रो डाइहाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण होता है, दोनों को साथ ज्वाइंट कर, बिल्कुल ये बात भी सही है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर बिल्कुल ये बात भी नई चीज ध्यान पड़ गई आज, कि यदि एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ यदि हम मिलाते हैं तो विस्फोट का खतरा भी रहता है। समझ गए उधर? चलो अगला क्वेश्चन देखें आप। खत्म प्रश्न, बताने की जरूरत ही नहीं है। टॉप आप 3 ही गैसों का परसेंट याद रखें। नाइट्रोजन का परसेंट याद रखें 78 होता है। नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर होती है कौन? ऑक्सीजन, इसका प्रतिशत होता है 21%। और तीसरे नंबर पर आप लोग ध्यान में रखें किसका? CO, एक तो CO2 का ध्यान रखें और एक ध्यान रखें आर्गन। आर्गन का परसेंट होता है 0.09 या 0.93। यह आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न करता है कि वातावरण में तीसरे नंबर पर टॉप गैस कौन सी? आर। लेकिन परीक्षा में प्रश्न ऐसे कर लिए, अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन, यह सबसे टॉप होती है अक्रिय गैसों में पाई जाने वाली गैस। और CO2 का परसेंट होता है 0.03, 8 नहीं 0.03 है।
अच्छा, एक जीरो हटाऊं, ये है 0.03 या 0.003, कोई सही। ले, अब बताओ, ए विकल्प बी विकल्प, ए और बी, ए नहीं ए। अभी बात की थी अपन सल्फर डाई, अगले पे चलते हैं अपन। परमाणु, कोई भी परमाणु तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है, देखो मैंने कुछ बातें इसके साथ ही ऐड कर दी, इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन। और किसी भी परमाणु को देखते हैं तो परमाणु के दो भाग होते हैं, एक होता है बाह्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग। ऐसे पूछा, परमाणु के आंतरिक भाग को तो कहते हैं क्या, नाभिक, और बाह्य भाग को कक्षा कहते हैं। कक्षाओं में एक ही आदमी चक्कर लगाता है, कौन, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं कहां, वही पूछ रखा है कि नाभिक में मौजूद मौलिक कणों के बारे में बता। ऐसा ही प्रश्न आपको राजस्थान पुलिस 2018 में भी क्वेश्चन किया गया था नाभिक के बारे में, कि नाभिक में कौन निवेशित होता है, कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और कक्षाओं में केवल एक आदमी होता है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, प्रोटॉन और, इसको देखें कई बार परीक्षा, कई बार क्लासों में भी इस प्रकार की चीजों को डिस्कस कर चुका। एक तो आपको जब भी परीक्षा में पूछता है ना, तो इस सेरीकल्चर और इस एपीकल्चर दोनों को साथ देता है। एपीकल्चर का संबंध तो होता है किससे, मधुमक्खी, और जो शहद होता है ना वो मधुमक्खी का उत्पाद होता है, इस वजह से इसका संबंध इससे है। और सेरीकल्चर का संबंध होता है किससे, रेशम कीट से होता है। ये ध्यान रखना, परीक्षा में हर साल कहीं ना कहीं पाप को बातें की जाती हैं इन दोनों में से किसी एक के बारे में। पटवारी वगैरह के पेपर में भी पूछा जा चुका है इस प्रकार का सवाल, बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा यूनिट ऊर्जा की है, किसकी, जूल है, राइट, अरे जूल ही है। कभी कभी तुम सीरियस कर देते हो मेरे को, तो मैं देखता हूं कि यार इनमें क्या हो गया ऐसे अचानक। जूल ऊर्जा की नहीं होती, अलग चीजों और होती है। एक तो होती है, एक जान ही गए, और एक और बता दे, ऊष्मा। इन तीनों चीजों की होती है। इस कारण कई बार पेपर में से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई जूल है या किसकी इकाइयां समान होती हैं, तो इन तीनों की समान है, कार्य की, ऊर्जा की और, बता सकते हो। फिर आप मेरे को यह बताओ तो किलोवाट किसकी होती है, या आपने ऐसे पढ़ा होगा किलोवाट घंटा पढ़ा होगा, विद्युत शक्ति की इकाई है किलोवाट घंटा। मीटर में यूनिट आता है, तो आप देखना यूनिट का बटन स्विच दबाते हो ना आप, किलोवाट घंटा कहीं ना कहीं लिखा हुआ आता है। जूल जानने लग गए, न्यूटन बल किसका, और ये डॉर्स पावर नहीं है, हॉर्स पावर है, एचपी, एक एचपी है ये। अरे घरों पे कई बार अपन ऐसे नहीं कहते कि फलानी एचपी की मोटर लाए हैं, फलाने एचपी की मोटर लाए हैं, तो एचपी हॉर्स पावर है, और एक एचपी के बराबर होता है 746 वाट, ये होता है, बता सकते हैं कहीं। बहुत सस्ता प्रश्न है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वातावरण की कौन सी परत सबसे ज्यादा दुविधा में रहती है, ओजोन परत। चलो एक चीज और ध्यान रखना कि ओजोन के 1 लाख अणु बराबर होते हैं सीएफसी के 1 अणु के, अर्थात O3 के तो कितने अणु, 1 लाख अणु, और सीएफसी का 1 अणु बराबर होता है, मतलब सीएफसी का 1 अणु ओजोन को 1 लाख अणुओं को टपकाने की क्षमता रखता है, समझ गए।
इधर से एक बात और समझ गए, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, लेकिन एक परीक्षा में से पूछ लिया कि ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु अवेलेबल रहते हैं, 3। और आओ इधर, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अल्ट्रासोनिक विद्युत का ही है एक प्रकार, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक नहीं सुने। हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। पराश्रव्य को कहते हैं। तो ध्वनि के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये तो पहले से बार, ये भी बार। अब विकल्प में उत्तरा, परीक्षा में यदि आप तुक्का लगा के आओ तो यूं ही लगा के आना, कहीं मान लो पर्सन में नो पता जाए तुक्का लगाने की, विकल्पों को देख के लगाना। वहां तेजाजी महाराज की जय लगा के नहीं लगाते हैं कभी भी, कभी तुम पितरों की लगा के आ जाओ। अवरक्त तरंगे होती हैं, और अवरक्त तरंग ये नहीं, कैथोड किरणें भी नहीं होती हैं। अवरक्त तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनका उपयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है। ग्राम सेवक के पेपर में एक ऐसा सवाल है कि टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, अवरक्त। उसके लिए कौन सा माध्यम देते हो आप, कि कोई घर खामा से एक जणू लाग जाए चगले बीकन पूछाया नो। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जरा दृष्टि दोष, ये नेत्र से रिलेटिव ये दोष है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये हर साल कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाता है इन नेत्र दोषों से रिलेटिव। तो चलो अपन दोनों तीनों की बात ही कर लेते हैं। एक तो होता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता है ये, बाकी को तो बाद में देखेंगे, इन तीनों को देखें आप। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जैसा इसमें है ना उसमें कोई दोष नहीं होता है। निकट की वस्तु तो दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती। अब दूर को देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। कौन फैलाता है, अवतल। हो गया। अब दोनों अवतल याद होगा तो इम रट जो मना इम उत्तल, बच गो जो इम उत्तल। उत्तल लेंस कहते किसे हैं, वह दोष जिसमें दूर की चीजें तो दिखाई दे, पास की नहीं दे। पास की को देखने के लिए प्रकाश की किरणों को मोड़ना पड़ेगा अंदर की तरफ, और वो मोड़ता है कौन, उत्तल। हो गया। जरा दृष्टि दोष, इसमें ना तो पास की दिखाई देती हैं और ना दूर की। अक्सर सरकारी टीचर होते हैं वो इसी प्रकार के दोष से ग्रसित रहते हैं। और उनके चश्मे को देखना आप लोग, इसके नीचे चश्मे में एक अलग ही डिजाइन बनी रहती है। वो इसी वजह से बनी रहती है क्योंकि उनके लेंस में, उसके चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। इस कारण इसे द्विफोकसी लेंस भी कहते हैं कि दो फोकस दूरी, एक तो उत्तल की और एक होती है किसकी, अवतल की होती है। इसको ही कहते हैं बायोफोकल लेंस, इसको ही कहते हैं। बेलनाकार लेंस किस दोष को दूर करने के लिए करते हैं, दृष्टि वैषम्यता, जिसमें ऊर्ध्वाधर और 37 पंक्तियों में अंतर नहीं कर सकता, उसके लिए काम में लेते हैं कौन सा, बेलनाकार। इस पे आओ देखें। सी ऑप्शन। चलो तो इसको दिखाता हूं, इधर देखना आप लोग। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। मेरे पास किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मान लो 2 है और उस वस्तु का वेग मेरे पास कितना है, 4। मैंने आपको ऐसे कहा तो आपने ऐसे कहा कि सर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा दोनों चीजें दी गई हैं, सूत्र में लग दो। कितना, डायरेक्ट ही 1/2 m की जगह 2। चल ले, एक बार तो मैं बता देता हूं, 2 और v की जगह कितना, 4, और वो भी 4 का भी क्या, 2 से 2 भाई साहब गया, कितना गया। चलो ठीक, फिर वो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं
कि यदि किसी भी गतिशील पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए, इस वस्तु का द्रव्यमान तो मैं 2 ही रखता हूं, द्रव्यमान तो मैं 2 ही रखता हूं, वो का वो ही रखता हूं, लेकिन वस्तु के वेग को कितना गुणा कर दूं? 2 गुणा। 4 से कितना कर दूं? तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब निकाल लेते हैं। 1/2 और वस्तु का द्रव्यमान 2 और वेग कितना? 8 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, 8 कितना? 64। उधर कितना उत्तर आ रहा था? अब इसके कितना उत्तर आया? समझ गए कितना गुणा? लेकिन प्रश्न बन गए 2, कितने गुणे का परिवर्तन हो गया और कितने गुणी हो गई? गुणी तो हो गई कितनी? 4, और परिवर्तन हो गया कितने का? 3 गुणे का। ये बीच का मान 3 गुणा 16 को जाना वो 16 64 बना लो। बता दो लोग हैं, प्रश्न देख लीजिए। अब यात्री अपनी चीजों की स्वयं जिम्मेदारी रखे। प्रश्न ऐसे पूछा क्या परिवर्तन होगा, हो कितनी जाती है? 4 गुणी। कितना परिवर्तन? 3 गुणे का। बता दोगे दोनों चीजें? ठीक। तो विकल्प में अच्छा 2 गुनी हो जाती है, 1 समान रहती है, 4 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। परिवर्तन 3 गुणे का हो कितनी जाती है? 4 गुणी। यह बताना है। विकल्प में था 4 गुणी हो जाती है, वैसे दिखा था परिवर्तन 3 गुणे का होगा। हो जाती नहीं, हो जाती तो 4 गुणी होगी। हो बहुत सस्ता प्रश्न है। ज्योग्राफी में आप थोक के भाव से पढ़ते हैं इस प्रकार की चीजों को। मौसम का सारे है, पवन भी है, नमी भी है, तापमान भी है। और ये ध्यान रखना का तुक्का भी लगाओ तो 99% कैस में सभी आता है, लेकिन आजकल नहीं। आजकल तो परीक्षा में आराम को 5वां विकल्प और देता है, तुम्हारे जीव के घंटी और लगा दी एक। अब नहीं, वो पहले लगा देते थे अपन। मौसम इन 3 ही चीजों से परिवर्तित होता है। हरे पालक कौन सा? चलो ठीक, तुम्हारा विकल्प तो सही है, ए है इसका उत्तर। लेकिन आप मेरे को ये बता दे, ए का रासायनिक नाम बता दे एक तो। कोई ऐसा शख्स है क्या जो तमाम विटामिनों का रासायनिक नाम मेरे को 1 मिनट के दरमियान बता सकता है? सारे विटामिनों का रासायनिक नाम। हां आता है तो खड़ा हो। तू तो बोल दे, कल चला लेंगे, जनता काम चला लेगी। नहीं फिर सतवीर को खड़ा करें पीछे से, जल्दी कर। फिर देख, मेरे को तो क्लास में एक आदमी खड़ा हो जाए जो सारे विटामिनों का रासायनिक नाम सुना दे, फिर कमी से रोग में सुनाऊंगा सारों का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। B1 थायमिन। B2 का राइबोफ्लेविन। B3 नियासिन निकोटिनिक। B5 पेंटोथेनिक। B6 पायरिडोक्सिन। B7 बायोटीन। B9 फोलिक अम्ल। B12 डी फॉर डॉग कैल्सीफेरोल। E टोकोफेरोल। के फिलोक्विनोन फाइलोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन। बैठ, अब मैं सुनाता हूं दोबारा से। ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, कमी से रोग रतौंधी। बी की बात करें, बी में भी B1 की बात करें, B1 का रासायनिक नाम थायमिन, कमी से रोग बेरी। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, या इसी को कहते हैं लैक्टोफ्लेविन। ये इसमें अपने जीभ पे जो छाले नहीं होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं, त्वचा है जिह्वा का पटना। B2 फिर आता है B3 नियासिन या निकोटिनिक, उसकी कमी से रोग होता है कौन सा? पेलाग्रा। इसी को कहते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम। 4 रोग होते हैं इससे, चौथा परमानेंटली हो जाता है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और लास्ट में अगला जन्म, डेथ। ये होता है। अपन बात करें तो B5 की कमी से रोग। B5 अरे बर्निंग फुट रोग, त्वचा हो जाए। अपन कई बार ऐसे नहीं कहते बाइक ग्रीम हो गई,
वो ध्यान रखना। B6 एनीमिया, रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। B7 बायोटीन, बाल से रिलेटिव होता है, बालों का झड़ना, सफेद आना, फलाना ढिकाना चला। B9 फोलिक अम्ल, कमी से रोग एनीमिया। फिर होता है तुम्हारे पास कौन, B12 साइनोकोबालेमिन, आओ उधर। डी कैल्सीफेरोल, कैल्शियम का संबंध है, इसका मतलब ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया, छोटे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया। ई टोको या टेकोफेरोल, जनन क्षमता में कम होना, महिलाओं में होगा बांझपन, पुरुषों में होगा नपुंसकता। बचा कौन, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रोग होता है, रक्त का तक्का या तो बढ़ता नहीं है और देरी से बढ़ता है या फिर बढ़ेगा, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, नेप्टोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। चलो आओ, हो गया काम। हाँ इधर देखें हम, अल्टी, अरे यार वो तो अल्टीमेट ही छो, अल्टीमेट से ध्यान रख जी, ऊंचो अल्टीमीटर। किसी भी वाहन वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा, अल्टीमीटर काम में लेते हैं। ए विकल्प को देखें आप, हाँ एक्टिनोवर्ड हवा के लिए काम में आता है, हवा की दिशा, दूरी, गति, इस प्रकार की चीजों को मापने के लिए काम में लेते हैं कौन सा, एक्टिनोमीटर। साइनोकोबालेमिन। अब तो देखे तुम में से कोई एक आदमी हौसला करके मेरे को सारे का रासायनिक नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा दे इधर। साइनोकोबालेमिन, इसका कौन है, नहीं गलत है, सही है, मुझे नहीं पता है भाई साहब, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले इसको बात किया था, इससे रिलेवेंट। इसका B2, B3, और मैं आपको से पूछ लूं कि विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम, और बी से कमी से होने वाला जो रोग होता है ना, वो B1 का ही होता है, ध्यान में रखना। बी का रासायनिक नाम थाइमीन, B1 की कमी से वो B1 वाला या रतौंदी, ओ सॉरी बेरी, हाँ ढंग की चीज है पहले तो। क्या मैग्नीशियम ये होता है, क्या ये होता है, यस। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज होता है कई बार, Mn और Mg। ये तो होता है मैग्नीज, और ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है। अब दोनों का परमाणु क्रमांक तुम लोगों को पहले से ही पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। Mn का 26 पे तो लोहा आता है, 27, 24, और 2-4 संख्याएं बता दो जो घर तक झेलता रहूंगा। इसका Mn का होता है 25 और मैग्नीशियम का होता है कितना, 12। लेकिन पर्सन में से पूछा, राम सिंह ये अड़ोस पड़ोस में चौंच मत खोल, इधर देख। हाँ ए आड़ा बाढ़ देखो अगली वैकेंसी को, ए हाँ, और किसी को भी राय लेना तो अब प्रधानमंत्री पधारे हैं पीछे से, उसकी सलाह ले लेना। 3 महीने बाद जीडी की आ रही है, आर्डिनाउ। मैग्नीशियम में संयोजी, इसके बारे में पूछा गया। मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, चलो मेरे को 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और ऐसे पूछ रखा संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होता है। मान लो ये तुम्हारे पास मैग्नीशियम की नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर की तरफ ये पहली कक्षा होगी। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उस पहली कक्षा को कहते हैं क्या, के। अपने को 12 में से कितने भर गए, 2। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 भर सकते हैं, 10 हो गए टोटल। एल तीसरी कक्षा एम, और इसमें कितने भरेंगे। सवाल 2 पूछ सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, एम में। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अंतिम कक्षा में भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन।
और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इससे 2n स्क्वायर से। n होती है कक्षाओं की संख्या। जैसे आप 2 बता रहे थे ना, तो इस n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा हुआ कितना हुआ 2। यदि दूसरे नंबर की कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करते हो 8, 8 भर रहे हो, ऐसे भरा जाता है। अब इसको लाओ देखें। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर ब्रह्मांड में हीलियम, वातावरण में दूसरे नंबर पर, और ब्रह्मांड में तीसरे नंबर में तो है नहीं, वातावरण में तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर खैर कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा कहीं पूछा नहीं है, लेकिन ये 3 तक पूछता है अक्सर आपको परीक्षा में। बता दोगे? ठीक। आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो देखो एक विकल्प तो बाहर है, अभी अपने सीखा इस दरमियान, ये तो हवा से रिलेटिव है, तू तो चल बाहर। 3 विकल्प और बचे, और एथ्रियोस्कोप डायरेक्ट ही सीख लेना, उत्तरी जांच लेना इसका। तो एथ्रियोस्कोप आकाश में जो तापमान भिन्नता की जो वजह होती है उसको मापने के लिए काम में लिया जाता है एथ्रियोस्कोप। किसको काम में लेते हैं? वायरस। पक्का? वायरस में कोशिका नहीं होती है। एक तो इस पीछे वाले गेट को बंद कर दें, या तो आने वाला आदमी अंदर ही रह जाए या बाहर ही चला जाए। तुम्हारे से ज्यादा प्यास मेरे को लग रही है, तुम्हारे को बैठे बैठे को काहे को दर्द हो रहा है तुम्हारे? नहीं नहीं, लाना उड़ोला नहीं है इधर, काफी समाज सेवा मैं कर लूंगा, व्यवस्था मेरी। यही क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया, लेकिन वो प्रश्न पूछा ना, तो प्रश्न ऐसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो किसी परजीवी कोशिका में जाके प्रजनन करता है? वायरस। वायरस टेबल पे पड़ा है, टेबल पे पड़ा रहेगा जब तक प्रजनन नहीं करेगा, जब तक किसी कोशिका में प्रवेश ना कर जाए। इसी कारण इसको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं। और एक चीज और बताना, ऐसा निम्नलिखित खालिस्तान ऐसा कौन सी विकल्प है जिसके लिए कोशिका शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते अपन? वायरस। इसके लिए कोशिका शब्द का प्रयोग, कोशिका होता ही नहीं है, ये कोशिका बनती है कभी इसको चिपकाएं और अंदर ले जाएं तब। तो वायरस या विषाणु। हमारे मस्तिष्क के ऊपर 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं क्या? मेनिंजेस कहते हैं। और यदि इन तीनों झिल्लियों में सूजन होती है उसको कहते हैं अपन सर दर्द या मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। मेनिंजाइटिस निम्नलिखित में से किस अंग के द्रव या झिल्लियों का सूजन है? मस्तिष्क का। हो गया? नियोन। और कोई विकल्प? हम रात के समय सड़कों के किनारे चलते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन बोर्ड नजर आते हैं। जैसे आप अपने कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ से चलोगे ना, तो कहीं ना कहीं से अपनी कोचिंग का भी नाम कहीं ना बोर्ड नहीं लगा हुआ, वैसे नहीं लगा हुआ है, चमकीला बोर्ड। जैसे आप HDFC बैंक, IIC बैंक इधर चलते हो ना, तो दिखते हैं रात को, और उन बोर्डों में गैस भरी जाती है जिस गैस को कहते हैं, कौन सी गैस? नियोन गैस या नूतन गैस के नाम से जाना जाता है। नियोन ही नहीं, कभी विकल्प में नूतन आ जाए, मास्टर के लिए बार गोड़ा करो कि मास्टर बर्बाद ही कर दिया। नूतन। जल में घुलनशील, विटामिन 2 प्रकार के, जल में घुलने वाले और वसा में। वसा में घुलने वाला होता है A, D, E और K। बच गया कौन? B और ये घुलते किसमें? जल में घुलने वाला है। पूछा तो भाई साहब ये रहा। C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से रोग? स्कर्वी। स्कर्वी भी नहीं आएगा तो दांत या मसूड़ों से ब्लड का प्रवाह होना, उसको कहते हैं स्कर्वी। इसका उत्तर बताने के लिए आपको क्वेश्चन में छोटी सी चीज दे रखी है, बाकी लपड़े को नहीं भी जानते तो क्वेश्चन में छोटी सी चीज
जिसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है वो प्रश्न को शांति से दोबारा पढ़ ले, पक्का है उत्तर मिलेगा उसको। निराविषीकरण टॉक्सिक पदार्थों को अलग करने का काम करता है, वो करता है कौन? लीवर या यकृत करता है। कशेरू की प्राणी में ये 4 बीघा में लिख रहे, दादा यही पूछ ले तो कि टॉक्सिक या जो हानिकारक या जो अन्य कोई पदार्थ होते हैं उनको छांटने का या अलग करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। शरीर में सबसे ज्यादा पुंड उत्पादन की क्षमता यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, और यकृत में पाई जाने वाली कोशिका हेपेटिक सेल, हेपेटिक कोशिका होती है, और कोई काम का है नहीं। लाल सारी प्रकृति के रसायन से हल्दी के लेप के मिलाया जाता है, इसका रंग होता है कैसा? अब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जाओगे कहीं ना कहीं, मना करने के बाद भी जाओगे? अरे तो जाना चाहिए, टच करने से क्या काम चलेगा? जाना चाहिए। क्या जनसंख्या की गिनती के लिए पैदा हुए हो क्या? हाँ बिल्कुल ही मत देना गुजर, इन सारे काम कंजूसी कर लेना, लेकिन इसमें मत करना। देख यही तो बचता है अपने साथ। हाँ और तो बाकी टेक्निकल तो आपको खूब सारी आती हैं भाई, जवारी कैसे लाएंगे वो सारी आती हैं तुम्हारे को। चलो इधर आओ। सब्जी खाया, सब्जी खाने पर कुछ ना कुछ नाटकबाजी हो गई, सब्जी की बूंदे गिर गई आपके शर्ट पर। दूसरे रोज साबुन, साबुन में होता है सार, और सार होते हैं 2, एक होता है NaOH और एक होता है KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम। और जब ये क्षार उस हल्दी के संपर्क में आता है तो इस हल्दी के रंग कन्वर्ट हो जाता है कैसा? वो धब्बे पे जैसे ही साबुन लगाते हो ना तो धब्बा है ना वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात पूछ रखी है कि हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होगा? अम्लीय मिलियन से कोई क्रिया नहीं दिखाता है ये हल्दी, सूचक के दौरान काम में ली जाती है। सूचक आज ही पढ़े हो? कौन सी? हाथ से या? देखो 3 गैसों का ध्यान रखना। एक तो है ओजोन गैस, सड़ी मछली के समान गंधाती है, सड़ी मछली के समान गंधाती है। एक होती है N2O जिसकी आपने बातें कर ली है आपने, और एक होता है NH3 जिसको कहते हैं अमोनिया या अमोनिया या अश्रु गैस, आंसू। कई बार लटपटंगे कर देते हो ना तो पुलिस वाले आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, अमोनिया के गोले दागे जाते हैं। उन छोटे छोटे गोले होते हैं, यदि उनको फेंक के मारते हैं उनके गैस जो होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है। तो वहां आंसुओं को संभालोगे, खुद को संभालोगे तो तुम देख लेते हो कि आज कुन पार पड़ा तो चाल काल लेंगा दरनू, तो वो होती है कौन सी? अमोनिया। और यदि इस नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग यदि आदमी ज्यादा करता है, यदि ज्यादा सूंघा दे तो उसको बेहोशी के दौरान बेहोश भी हो जाता है। इस कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी लेते हैं N2O का उपयोग। और बाकी के काई ने चीज तो खांसी पकड़ता, खांसी डेंगू डम चित्ती पड़े रहे, मलेरिया में भी आएगा ना, खांसी खुशी कर जाए फेल पाँव होता है ये पैर का। हाँ वही है सैरो, टीबी में देखते हो आप इस प्रकार की चीजें। अरे जिसके भाई साहब टीबी, हाँ तपेदिक और क्षयरोग लिखा हुआ है तेरे पास। और बाकी भी नहीं देखता तो बाकी प्रश्न देगा गन फेफड़ों दे बेलो, फेफड़े में होने वाला और बाकी तो फेफड़े से प्रभावित होते नहीं है, ये होता है। क्योंकि लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। कभी कभी इसमें भी आराम को भी भंडारे में ज्यादा राशन लिया जाता है तो इसकी बाहर की जो दीवारें होती हैं ना वो दीवारें हो जाती है, फट जाती हैं। फटने से इसके अंदर मौजूद जो जल अपघटनी एंजाइम होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर। कोशिका में केंद्रक में यहां होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की यदि दीवार फट गई तो इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम
और ये एंजाइम कहां बिखर जाएंगे, इधर। और एंजाइम का काम होता है पाचन का। किसका? ये जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका का पाचन कर जाता है। अपने शरीर में भी एंजाइम वर्ड आप पाचन तंत्र में पढ़ते हो आप। तो एंजाइम का मतलब होता है पचाने का। तो लाइसोसोम होता है। कोशिका का शक्ति ग्रह कैसे हैं? कोशिका का आनुवंशिक मटेरियल कहते हैं। इसको यातायात प्रबंधक या पुलिस वाला कहते हैं। सांप वाप रखने का काम करता है कोशिका को। कौन सा विकल्प? गैस का ना तो आकार होता है ना ही आयतन होता है। गैस के बारे में सत्य कथन बता दें। गैस का निश्चित आयतन नहीं भाई साहब। गैस की निश्चित मात्रा नहीं। गैस की निश्चित नहीं। लग गया डी विकल्प। ना तो इसका आकार होता है ना इसका आयतन। एक निश्चित सीमा तक इसको संपीड़ित किया जा सकता है गैस को। सामान्यतः खालिस्तान के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसी प्रकृति के? और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। आप मेरे को एक सवाल बताएं, आवर्त सारणी में धातुएं किस तरफ होती हैं? आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर होती हैं? किस ओर? शरीर के अंगों के अलावा सारी चीजें दुनिया में यूं चिपकी रहती हैं ऐसे। इधर आवर्त सारणी का दायां हिस्सा और इधर धातुएं होती हैं इस ओर। इस ओर होती हैं हेलिना के रब से यहां बाईं तरफ। दोबारा बताऊं, शरीर के अंगों के अलावा बाकी तमाम चीजें बोर्ड पे यूं चिपकी रहती है यूं। और यह है बायां बाईं तरफ, यह है दायां दाईं। अब देखो परीक्षा में यह चीज पूछी जा सकती है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर सबसे ऊपर कौन? हीलियम। और आवर्त सारणी में बाईं ओर सबसे ऊपर कौन? ये दोनों चीजें तभी बता सकते हो जब आपको दायां बायां पता है। हाँ चलो अगला देखें आप। सतवीर कहां जाने में? तो पहले संभालो उनको। हाँ बाकी देखो सेक्रेटरी सतवीर का कत्ता छी। दिल्ली पुलिस में टुल्ला होरी कोई बनेगा फिर। इधर इधर प्रश्न को पढ़। हमारा रक्त होता है। रक्त में दो चीजें होती हैं, तरल पार्ट होता है, ठोस पार्ट होता है। तरल जो पार्ट होता है लगभग 55% हिस्सा होता है और लगभग 45% हिस्सा ठोस। कई बार इसको विकल्प में से 60% और इधर को 40% देता है। तरल भाग को कहते हैं क्या? प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में 5 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोब्यूमिन ग्लोब्यूमिन, एक होता है फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है हिपेरिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। फाइब्रिनोजन और ये सीईटी के पेपर में आया था लास्ट टाइम कि रक्त का थक्का अपने शरीर में नहीं बढ़ने देता है कौन? हिपेरिन। ये एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बढ़ने देता है, अर्थात ये प्रतिस्कंदन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है?
बचे रहे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन जो होते हैं वो ब्लड में या खुद प्लाज्मा में जल की मात्रा का डिसाइड करते हैं। और प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है कितनी? लगभग 92% होती है। 8 से 10% जो हिस्सा होता है उसमें अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ में भी प्रोटीन पाए जाते हैं और प्रोटीन में भी फलाना ढिकाना साला ये पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथोमिन और हिपेरिन, ये दोनों प्रोटीन जल की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। किसमें? प्लाज्मा में या खुद ब्लड में। लेकिन यहां विकल्प दोनों हैं, एल्ब्यूमिन और ये एल्ब्यूमिन करता है जल की मात्रा का नियंत्रण, ये तो अन्य चीजों में भी सहायक होता है ग्लोब्यूमिन। बता दोगे कहीं? विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की, विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की होती है। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं किसी भी द्रव्यमान के टेम्परेचर को यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो होती है विशिष्ट ऊष्मा। और दिए गए विकल्प में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है किसकी? जल की होती है। थर्मो शब्द तापमान से आता है। कौन सा होता है? थर्मामीटर तापमान मापता है और थर्मोस्टेट किसी भी विशिष्ट डिग्री, अरे 1 डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए अपने एसी फ्रीज जैसे होते हैं, इनमें तापमान को निश्चित बिंदु पर रखने के लिए अपन जो काम में लेते हैं वो होता है थर्मामीटर। तापमान को मापने में काम में आता है कौन? थर्मामीटर। केवल वायु विकल्प में नहीं है देवी जी। क्या उत्तर? क्या किसी भी आग को तब उत्पन्न कर सकते हो जब आपके पास एक तो ईंधन है और आप बत्ती का अंक लगाओ ला, बत्ती भी लगा बड़े सामान होना चाहिए, कहीं ना कहीं ईंधन होना चाहिए और वायु होनी चाहिए। वायु का मतलब है ऑक्सीजन। और गर्मियों की नमी में वैसे ही जलेगा नहीं ईंधन। आग जलाने के लिए तीनों ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। गर्मी की भी आवश्यकता होती है, वायु की भी और ईंधन की भी, तीनों विकल्प। जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाले अम्लों को जैविक अम्ल कॉल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जीवों के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता है? नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यह तो एसिटिक अम्ल सिरके में होता है और वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। जैविक अम्ल, मैलिक अम्ल सेब में होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में, अरे सिट्रिक इमली और अंगूर में होता है टार्ट्रिक। तो ये तीनों तो जैविक अम्ल है। जैविक अम्ल कौन सा नहीं है? वो भी याद आया क्या? कुछ नाइट्रिक अम्ल HNO3 कह रहे थे अपन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आ रहा था, अम्ल वर्षा में दूसरे नंबर पर पाया जा रहा था। चलो ठीक, विकल्प ए उत्तर। अगला एलपीजी, एलपीजी और एक होता है सीएनजी। एलपीजी में तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और सीएनजी में पाए जाते हैं मीथेन और प्रोपेन। कौन होते हैं? इस मीथेन और प्रोपेन में भी मीथेन, ये ध्यान रखना, गोबर गैस से उत्पन्न होती है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के रिसाव का खतरा रहता है। रिसाव के खतरे का पता लगाने के लिए इसमें एक यौगिक मिलाया जाता है जिसको कहते हैं क्या? मर्केप्टेन कहते हैं। एलपीजी के रिसाव से बचने के लिए अपन उस सिलेंडर में कौन सा यौगिक मिलाते हैं? मर्के, जिससे सुगंध का आभास हो जाता है। अपन तुरंत पहचान लेते हैं कि यार रसोई का जो सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं से लीक है। आप बता सकते थे यहां से कौन सा? प्रोपेन और ब्यूटेन।
फास्फोरस सब अक्रिय तत्वों में आता है। यह वातावरण में खुला नहीं रखा जाता है क्योंकि आग पकड़ लेता है, और आग से बचने के लिए इसको रखते हैं किसमें? केरोसिन में रखते हैं इसको। एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है, कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, दो नाभिकों का जुड़ना, और दो नाभिकों एक कोई भी एक नाभिक है बढ़ा उससे दो टुकड़े होना, वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। क्या काटो ले, नहीं पता, इसको देख। वातावरण की कौन सी परत ओजोन परत के नाम से जानी जाती है? एक तो होती है कौन सी? सौर मंडल, एक होती है समताप मंडल, एक होती है मध्य मंडल, एक होती है आयन मंडल, और अगली होती है बहिर्मंडल। स्टेप्टोस्फीयर इसे कहते हैं, मीजोस्फीयर, सॉरी, स्टेप्टोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये इनके नाम है। ओजोन स्फीयर भी कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फीयर। और ये खुद कई जगह इसको, ये 5 परत होती है वातावरण की, 5 ही होती है, कई जगह उसको 6 दे रखा। अच्छा नहीं है, गलत जवाब है वो। इस समताप मंडल में ओजोन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इस कारण इसको ओजोन मंडल कहते हैं। बाकी ओजोन कोई अलग से नहीं है। ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो लगभग होती है कितनी? 3 mm। ओजोन का सूत्र होता है O3। सड़ी मछली के समान गंध आती है। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। अगला देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाले एक अस्थि का नाम है? पटेला, इसको कहते हैं, इसको ये वाला इधर। जबकि स्टेपिस मैलियस, इनके से तीनों की तीनों किसकी हैं? कान के भी कौन से भाग में? मध्य भाग में। कान के 3 भाग, बाह्य, मध्य और आंतरिक। मध्य भाग में पाई जाती है तीनों की तीनों हड्डियां। मैं तुम्हारे से एक जनरल नॉलेज के लिए एक सवाल करूं कि मनुष्य के शरीर में इनकस की संख्या कितनी होती है? इनकस 2, इधर इधर, लेफ्ट राइट दोनों होती है। कान में टोटल हड्डी की संख्या होती है 6, एक तो दाएं कान में, एक वो ये तीनों की तीनों, इनकस, मैलियस और स्टेपिस। जब हमारे खेतों में उपजाऊ कम हो जाती है, उपजाऊ इस कारण कम हो जाती है क्योंकि हानिकारक गैसें जाके अम्ल वर्षा होने लग जाती है। नहीं, चूना पत्थर ये मिलाते हैं उसमें, यूरिया। बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल, और इसका दूसरा नाम और होता है फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। बिच्छू ही नहीं, जो भी कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जिनका कांटा चुभने पर अपने 2-4 दिन तक दर्द होता है, उनके कांटे में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक या फॉर्मिक। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में जैसे नींबू, और एसिटिक एसिड सिरके में। बिच्छू, ये टैट्यार, ये मधुमक्खी, ये सारे उसमें ही आ गए। पर्सन फट परीक्षा में पर्सन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करें आप। स्टार्च, ग्लूकोज, गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, कहीं ना कहीं इनका संबंध कार्बोहाइड्रेट से है। लेकिन रेनिन एंजाइम, सीईटी के पेपर में पूछा था, छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा विकसित होने वाला एंजाइम होता है कौन सा? जो काम करता है किसका? दूध का पाचन। दूध में भी पाई जाती है कौन? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन का पाचन करने के लिए जाना जाता है ये। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है जीवाणु,
दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। एक बार आप आइएगा, विकल्पों के बारे में बात कर लेते हैं। विकल्प इसमें दिए गए, एक तो क्या, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, इकोलॉजी पारिस्थिति, अपना पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। किसमें? ये ओइनोलॉजी पता नहीं क्या है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन। और एक बार परीक्षा में यूं पूछा कि वायुमंडल का 99% हिस्से का निर्माण कौन सी गैसें करती हैं? यही दोनों गैसें करती हैं। 99, 78, 21, 99 हो गया, तो ये आता विकल्प। अगला सवाल, बहुत आसान सवाल है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान कार्य करती है, उस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कॉल करते हैं। विकल्प होता बी। शारीरिक विकास को गांठ्यों और बडोबो। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन? नहीं, ऐसा वर्दी हार्मोन जिसे कहते हैं, नाम सुना है कहीं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, वर्दी हार्मोन इसे कहते हैं। बोना होना और बीम के समान होना, वो इसका ही काम है। वो ये चाहे तो तुम्हारे को बीम के समान दे सकता है तुम्हारे बॉडी का आकार, और चाहे तो तुम फिर आओ इधर। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में से Na2CO3.10H2O, इसका उपयोग कहां करते हैं? सी विकल्प। जल की स्थायी और अस्थायी दोनों दूर कर लेता है, लेकिन मुख्य रूप से स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। उसको कहते हैं धोने का सोडा, और एक होता है खाने का सोडा, NaHCO3 होता है। बता सकते हैं कहीं? चलो अगले चलो। दो प्रकोष्ठ, दो कोष्ठक। अरे मेरा गांव न काटन नक्शा में सुखो बाग लाग रहा है। आधो से तो गयो नक्शा में सु। जाए लो भाया, लाग रहा जी मेरा गांव का गैल ना भाया। अया तो जा लो, या करबा सुने तो जा लो। मनोर किला, मनोर किला की तू बड़ो क्या दे मारे, बर्फ में लगा दियो टाबरा ने कई काम। इधर आओ। हाँ मैं भूल गया था रामगोर, इधर ये भी दुश्मनी है। इधर आओ। क्या ले लिया मेरे वाले को? तो लगा दिया बर्फ में, भला हो जाए तुम्हारा। निम्नलिखित में से किस कहते में दो कोष्ठक होते हैं? मानव में 4, मगरमच्छ अपवाद, उभयचरों का एकमात्र अपवाद जिसमें कोष्ठक कितने? स्तनधारियों में भी तुम्हारे पास वही है। स्केलेडोन एक मछली का प्रकार है। मछलियों में हृदय की संख्या 1 और चैम्बर होते हैं कितने? 2। मगरमच्छ अपवाद है उभयचरों का। नहीं, कैसे बताया था? इसको रिवाइज करके देख लेना, मिल जाएगा तेरे को कहीं ना कहीं से। नहीं बोला। उभयचर अपवाद होता है जिसमें हृदय की संख्या तो 1 होती है, लेकिन चैम्बर होते हैं 4। बाकी उभयचरों में चैम्बर होते हैं 3, और चौथा होता है वो अधूरा होता है, अपूर्ण 3 कोष्ठ के होता है। कहने का मतलब कैरोटीन या किरेटीन, ये दोनों तीनों चीजें अलग होती हैं। एक होता है तुम्हारे पास किरेटीन, एक होता है काइटिन, और एक होता है कैरोटीन। कोई एक शख्स बताइएगा, देखे तीनों में अंतर, तीनों के बारे में अंतर बता दें।
नहीं आता? इधर देख, केराटिन एक प्रोटीन होता है सर, जिसके कारण बाल, नाखून, खुर, सींग आदि में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। काइटिन, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है इससे। कैरोटीन एक वर्णक होता है और इस वर्णक के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। और मैं ऐसे भी कह दूं क्या इसके बारे में कि केराटिन प्रोटीन बाह्य कंकाल तंत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। हाँ, बाह्य कंकाल तंत्र में यही आते हैं, बाल, नाखून, खुर, सींग आदि। इसका उत्तर तो क्या बताओगे? और चलो देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 का मिश्रण कहलाता है जल गैस। क्या कहलाता है? ये आता है इसका। देख लो, तुम पढ़ लो। गाड़ियों के टायर नालीदार बनाए जाते हैं घर्षण को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए? घर्षण को बढ़ाने के लिए। गाड़ियों के टायर, स्नेक होता है चिकनाट वाला पदार्थ। या इस टायरों पे घर्षण ज्यादा लगता है, कम लगता है? कम। घर्षण ज्यादा लगता तो आपकी गति रुक जाती। तो चिकनाट जो पदार्थ होते हैं वो घर्षण को क्या करते हैं? कम। जबकि गाड़ियों के टायर नालीदार बनाए जाते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। जब वो सांप जाए जना बेड़े बेड़े बदल लीजिए, बदल ले फायदों से, फिर नहीं बदले तो फिर वो बदल जाए, फिर ड्राइवर। हरा तोता, हरे तोते का सूत्र आता है Fe2O3.7H2O FeS2 Fe2O3.7H2। ये था। जल के अणु तो होते हैं 7 और फेरिक ऑक्साइड, ये है हरा तोता। पर्सन को सही। निष्क्रिय पूछा है तो कौन सी? आर्गन। 18वां वर्ग होता है आवर्त के इस ओर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ओगेनेंसन। ये सारी की सारी गैसें ऐसी गैसें होती हैं जिनका अष्टक पूरा रहता है। इनको निष्क्रिय गैस कहते हैं। कोई सुकाई मतलब कुन राखी, आ जाए ठीक, न आ जाए ठीक, खुद पावरफुल होती हैं क्योंकि इनका अष्टक पहले से ही पूरा रहता है। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं किसी को, ना इलेक्ट्रॉन लेती हैं। कैसे? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना? तो हीलियम की एक कक्षा और इस एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 के 2 आ जाते हैं। वैसे सारों में खास बात है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इस कारण इस तय अवस्था में रहती है, पावरफुल रहती है। कैंडेला, दीप्त ज्योति तीव्रता कैंडेला इकाई होती है किसकी? अब आप मेरे को यह बता दें लंबाई की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान की, तापमान की, तीनों, चारों ही। र्यूमर हो रहा है, लेकिन ऐसा ही यूनिट पूछे तो केल्विन। और तापमान की एकमात्र इकाई केल्विन, जिसके ऊपर डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। परीक्षा में देव जी पर्सन उत्तर बाद में आ जाए, लेकिन पर्सन को सही पढ़े आप। और ये होगा भाई साहब, यदि तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठे हैं तो आने वाले 2-4% गलत अटेम्प्ट करके आओगे आप, वो भी पढ़ने की वजह से। इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। सूर्योदय, सूर्यास्त के समय सूर्य में कितने मिनट पहले दिखता है और कितने मिनट बाद तक दिखाई देता है? 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। 10 कहां से लेके आ गया? 2।
ब्लड प्रेशर बीपी को मापने के लिए स्पेग्मोमेनोमीटर, और एक होता है तुम्हारे पास स्टेथोस्कोप। धड़कनी को चेक करे, फेफड़ा की आवाज चेक करे चाहे। डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो कुर्सी पे बैठा के आपको ऐसे कहता है घूम उधर, फिर लगाता है पीछे से तुम्हारे, तो इधर को भी जांचता है और इधर को लगा के फेफड़े की क्रियाविधि को भी जांचता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कनों को या फेफड़े की गतियों को जानने के लिए या उनकी क्रियाविधियों से रिलेटिव काम करता है कौन? स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर बीपी को मापता है कौन? स्पेग्मोनोमीटर। आप मेरे को इसके बारे में बता दें। धारा की दिशा की मापने को काम करता है गैल्वेनोमीटर। पर्सन पढ़े सही। कीटों में श्वसन तंत्र का एक भाग है श्वास रंध्र। न्यूरॉन थोड़ी होता है। नेफ्रॉन किडनी में होती है, न्यूरॉन माथे में होती है तुम्हारे में। पर्सन को सही पढ़। ठोडी का तो लगा ले जो हाथ फेरा बदे जो उत्तर धड़ा धड़ आगलो जेल तो रचे। निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जनांग नहीं है? पुष्प का नर जनांग ये होता है, ये वाला, और इसमें होते हैं तीन अलग अलग चीजें। ये तो होता है परागकोश। परागकोश के अंदर पाए जाते हैं बीजों के समान संरचना परागकण, परागकण। और ये होता है तंतु या फिलामेंट। तंतु भी होता है, परागकण भी होता है। परागकोश सर बाह्यदल नहीं होता है। बाह्यदल इसको देख लेना। रेडोन है, सत्य है। रेडोन गैस का रंग हरा होता है। नहीं 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 नहीं, अरे कड़े देखे आए रेडोन गैस को रंग रहे हो, गैसा को रंग कड़े देखे आए थे तो यही विकल्प बारगोड़ा कर दिया था। रेडोन एक प्राकृतिक रूप से गठित रेडियो, बिल्कुल। रेडोन एक ऐसी गैस होती है जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के दौरान काउंटिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। रेडोन के कारण फेफड़े का कैंसर हो सकता है, और रेडोन एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है, 18वें वर्ग में शामिल होती है। ए विकल्प गलत था इसका, ए लगाते उत्तर। यही काम में आ रही है, देख ये रही। और इस रेडोन के भी अपन कार्य के बारे में बात करें ना तो रेडोन गैस एक अक्रिय गैस होती है। अक्रिय तत्वों के दौरान इसको काम में लेते हैं। आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जीवों का अपने पर्यावरण के साथ आसपास परिवेश, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। किसे कहते हैं प्राणी विज्ञान? जूलॉजी, जंतु विज्ञान को कहते हैं। जंतु विज्ञान का बाप किसे कहते हैं? और जीव विज्ञान का जनक, केमिस्ट्री का जनक। लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस के पेपर में छपा है ये। चित्र बनता है रेटिना पर, और उसको कहते हैं दृष्टिपटल। इस रेटिना को ही कहा जाता है क्या? दृष्टिपटल कहा जाता है। वापस बैक साइड में आओ। कॉर्निया डोनेट करने के लिए काम में आता है। नेत्रदान के दौरान जो पार्ट अपन डोनेट करते हैं ना, वो कॉर्निया पार्ट होता है। आनुवंशिकता के नियमों में अपन जानते हैं किसको? गरेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। सर्वाधिक मात्रा में भी पाई जाती है और सबसे हल्की गैस भी हो, वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ऐसा कहीं बता सकते हैं?
गेलेना, इसको कहते हैं गेलेना। पीबीएस, पीपी को कहते हैं लेड, सीसा, और एस को सल्फाइड, लेड सल्फाइड। सी विकल्प होता है इसका उत्तर। अभी देखे आपने, इसका पिछला क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था, इसको हिंदी में दे रखा था और वो पूछ रखा था जल गैस कि कार्बन ऑक्साइड और जल के मिश्रण को क्या कहते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं, जल गैस, CO+H2। ग्लाइकोजन। अपन सुबह खाना नहीं खा के आया, फिर मैं देने वाला भी नहीं हूं इधर, मेरे तो मेरे टोटे हैं। नहीं ये आराम करिए, मरवाएगा ये क्या? नहीं, भूल जाता हूं मैं कभी कभी भी, ये चल रहा है सामने, ऐसे बातें नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कोई सुन लिया ना, कोई दे रहा है वो ठोकेगा फिर, साले ले भी रहा है उधर बार गोड़े और करता है कि उनमें टोटे हैं। चलो इधर आओ, अब तो करेंगे कन्वेंस। कैसे ना भाई, आज मैं खिया तो दार ही खा दूंगा भाई, खाना था ना कोई खा दे यार के लटपटंगा कर दो मेरे जीव ने। चलो इधर आओ। हाँ, कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस खालिस्तान के रूप में, अपन सुबह खाना नहीं खा के आए लेकिन फिर भी पूरे दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने भविष्य के लिए ऊर्जा रहती है शरीर में, और वो होती है ग्लूकोज। अत्यधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, और पेड़ पौधों में ग्लूकोज अत्यधिक किसके रूप में, स्टार्च के रूप में होती है। पर्सन का जवाब होता ग्लाइकोज। और कहां होती है, यकृत के पास होती है। मौलिक मात्रक या मूल मात्रक नहीं है, फिजिक्स के 7 मूल मात्रक हैं, कोई बताएगा 7 मूल या मौलिक मात्रक कौन कौन से होते हैं? रोला ने याद करवा रखा है ऐसे, लद, सवी, ताप, ज्योति, पदार्थ की मात्रा। याद आया कुछ? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थों की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, समय सेकंड, द्रव्यमान केजी, और लंबाई मीटर। आप देख लो कौन सा नहीं है, डिबले को खोल ले आराम से, कौन सा नहीं है? वजन। हाँ, अब उतर घंटा, अब गल को हम बताओ। फिजिक्स में दोनों चीज अलग अलग छी, बार तो खेबो करी छी कि जहां केजी वेजी से रिलेटिव नहीं आता है भाई, कतरो बार ले आओ, कतरो केजी ले आओ, तो ये तो होता उसे। और वजन कहते हैं कि ये किस बल से आता है नीचे, उसको अपन गुरुत्वाकर्षण जब बल होता है ना, उसकी तुलना करते हैं, वजन नहीं है इसमें, भार तो है केजी से रिलेटिव। नरम धातु मतलब तन्यता, तन्यता का गुण सबसे ज्यादा, सोने का प्रतीक चिन्ह Ag होता है। ये आधी सी जनता को कंफ्यूज में रखता है दोनों, Ag और Au। Ag कहते हैं किसको, और Au कहते हैं चांदी का प्रतीक चिन्ह Ag, और इसका परमाणु क्रमांक Au को, और इसके साथ मैं बता रखता हूं पारा मरकरी 80। सबसे ज्यादा तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण जिसमें पाया जाता है, तन्यता मतलब तार के रूप में खींचना, आघात वर्धनीयता मतलब पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित करना। पेंसिल में कार्बन का किस रूप का उपयोग किया जाता है? और इस दुनिया की एकमात्र अपवाद जो अधातु होने के बावजूद भी विद्युत धारा का चालन करती है, कौन? ग्रेफाइट। बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं, सारी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, सिवाय इसको छोड़कर। फंगस, कवक के कारण।
कौन सा? मैंने अभी आपको कैसे कहा था कि कोई चींटी काटे, कोई ततैया काट ले, मधुमक्खी काट ले, कोई किसी पौधे का कांटा चुभ जाए तो 2-4 दिन तक आपको दर्द का अनुभव होता है, वो होता है मेथेनोइक। ये इसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल, यह था इसका सही। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे फल, एसिटिक सिरका। हर साल कहीं ना कहीं छपता है पेपर में, आगे भी छप गया एसिटिक। कहां होता है? किसमें? सिरके में। ढंग का प्रश्न है भाई साहब। प्रोटीन का पाचन 2 जगह होता है, एक तो होता है यहां आमाशय में और एक होता है छोटी आंत में। वैसे पूछ रखा है कि प्रोटीन का एंजाइम बता जो छोटी आंत में पाया जाता है। आमाशय में पाए जाने वाला होता है प्रोटीन का पेप्सिन, और छोटी आंत में होता है कौन सा? ट्रिप्सिन होता है। ऐसा बताते तो विकल्प होता बी। आप मेरे को ऐसे बताओ लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। और पीतरस क्या काम करता है? इसका बताएं आप, पीतरस क्या काम करता है? वसा का पायसीकरण का मतलब होता है कि वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो काम करता है वो करता है कौन? पीतरस। टुकड़े करता है, पाचन नहीं करता है ये। पीतरस का 2-3 सवाल करता हूं, सोचना समझना फिर देना उत्तर। पीतरस का निर्माण कौन करता है? यकृत। पीतरस का स्राव कौन करता है? यकृत। लेकिन पीतरस रहता कहां है? पित्ताशय में। राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ है ऐसा प्रश्न एक। सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनेन प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम का एक मिश्रण है, किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। जो पेट्रोल डीजल ये होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए होते हैं, इस कारण इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रश्न देखें, प्रश्न में होना चाहिए कौन सा एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदलता है? कौन? अमीबा। और युग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, ये तीनों भी उदाहरण एक कोशिकीय के ही होते हैं। वो बात पूछ रखा था वो आ गई। अपन शुरुआती क्वेश्चनों में ऐसे सवाल देखे थे जाइलम और फ्लोएम का। पौधे में मिट्टी से जल का पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं होती हैं, वो होती है किसकी? जाइलम उत्तक की। और जाइलम उत्तक उदाहरण होता है किसका? यह करता है। और भोजन का परिवहन करता है कौन? फ्लोएम। जल का परिवहन करता है जाइलम। प्रश्न को सही पढ़ लिया। मीथेन 4 तो हाइड्रोजन के रे, किसका? कार्बन का। मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5। वैसे पूछता हाइड्रोजन के कितने? 4। वैसे पूछता कार्बन के कितने? तो वो बताते हैं, आप बता दोगे? ये परीक्षा में ध्यान दें आप इस बात का कि यदि आपको ए ही विकल्प में उत्तर मिल गया ना तो बाकी विकल्प में सफर करने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से, अरे आराम को, एनीमिया की, B6, B9, B12, लोहा धातु, हीमोग्लोबिन की कमी, इनकी कमी से होता है कौन सा? एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी होना। गैर नवीकरणीय है। नवीकरण, अभी आरएस के पेपर में भी सवाल था इधर से, नवीकरण से ऐसा कोई सवाल था उधर? नवीकरण है, नवीकरणीय। नवीकरण पुनःचक्रण किया जा सकता है, सौर ऊर्जा का किया जा सकता है, जल का किया जा सकता है, पवन ऊर्जा का, लेकिन गया सो गया। यह है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। ढंग का प्रश्न है, ढंग का। पारा
आपने ऐसे कहीं पढ़ा होगा कि पारा जब किसी अन्य धातु के साथ मिलता है तो धातु के अन्य धातु के साथ मिलता है तो बनती क्या है? मिश्र धातु, क्योंकि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग को मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन पारा जो मिश्र धातु बनाता है उस धातु को कहते हैं, उस मिश्र धातु को कहते हैं क्या? अम्लगम। क्या कहते हैं? अम्लगम। और अम्लगम का ही दूसरा नाम होता है क्या? संलय कहलाता है। वो ऐसे पूछ रखा है कि खालिस्तान युक्त मिश्र धातु क्या कहलाती है? संलय। पारायुक्त धातु, पारायुक्त जो मिश्र धातु होती है उसको कहते हैं अपन क्या? अम्लगम। पारा अनिवार्य होता है, जैसे अन्य धातुओं में तो कोई सी भी मिला दे, लेकिन पारा आवश्यक रूप से होनी चाहिए उसमें। बता दोगे? गया? अफीम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तरल अवस्था का ठोस अवस्था, सॉरी, द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तरल अवस्था गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? ए विकल्प इसका सही होता। आप ए जवाब बता सकते थे अपना। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम। दहन बत्ती लगाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और बुझाने के लिए CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें या तो फोमदार CO2 भरी जाती है और नहीं एक सोडा भरते हैं, सोडा। अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? खाने का सोडा। सूत्र बताएं। NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। रसोई घर में फुलाने के लिए काम में लेते हैं, बेकरी के जो सामान होते हैं उनको फुलाने के लिए काम में लेते हैं इसको अक्सर। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत? पूर्णांतरिक परावर्तन। अपवर्तन नहीं, परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन या पूर्णांतरिक परावर्तन को 100% परावर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु चमकता हुआ दिखाई देता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। और पूर्णांतरिक परावर्तन विकल्प में नहीं होगा तो लिखा हुआ होगा 100% परावर्तन। लोहे को जंग से बचाने की जो प्रक्रिया होती है ना वो कहलाती है क्या? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी? जिंक या जस्ते की। उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। Zn का परमाणु क्रमांक बताएं आप मेरे को। लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 30। मैं आपको ऐसे कहूं Zn में Z बता। Zn में Z, अरे Z कहते हैं परमाणु क्रमांक को। यह परमाणु क्रमांक का प्रतीक चिन्ह है Z और द्रव्यमान संख्या का प्रतीक चिन्ह होता है A। तो मैं डायरेक्टर से भी पूछा ना Z, तो आपके पास ध्यान होना चाहिए 30। ऑस्टियोपोरोसिस आज ही बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे विटामिन डी में कैल्शियम। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ध्यान रखना। ऑस्टियो वर्ड है ना, ऑस्टियो हड्डियों के लिए काम में आता है। ओस्टियोसाइट हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका, ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया। तो ये कमी से, किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। रेफ्रिजरेटर और जैसे एसी वगैरह ऐसे होते हैं उनमें कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? CFC का, क्लोरोफ्लोरो। लेकिन आजकल इसकी जगह उपयोग में काम में लेने लग गए अमोनिया, NH3 काम में लेने लग गए अपन। और अभी अपन ने पिछले दरमियान ऐसे पढ़ा है कि एक CFC का अणु जो होता है वो ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हो जाएगा पता? रोज कितनी बजे छोड़ते हैं तुम्हारे को? 5 बजे।
100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 100 तो हो गए। एक इनकी पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम से राम सिंह को दे दूंगा, टेलीग्राम पे डालेगा तुम्हारे को, वो देखना, बाकी आगे वाले क्वेश्चन देखना आप। आगे मैं नहीं भी पढ़ाऊं ना, नहीं भी टाइम मिले ना, तो इन बाकी क्वेश्चनों को देखना भी भाई, आप क्या क्या आगे क्वेश्चन है। 100 को तो देख लिया अपन ने भाई, ऐसे है कि रिलेवेंट क्वेश्चन देखोगे तो कहीं परीक्षा में एक आध नंबर कहीं से ला सकते हो। हाँ तो देख लेना आप अपने हिसाब से, आपको अवेलेबल हो जाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। बाकी धन्यवाद।